नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके। जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी 1000+ क्वेश्चनों वाली, उसी सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। देखो, ये जितने भी हम क्वेश्चन करें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पे एक आज हमने एक कैलेंडर्स का टॉपिक भी अपलोड किया था, उसको आप देख सकते हो। और कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने देखो, यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पिग्नोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। देखो, स्पिग्नोमीटर का उपयोग आप देख सकते हो यहाँ पे, इस प्रकार का जो यंत्र होता है वो आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, डॉक्टरों के पास। और जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पे लगाते हैं बेल्ट, और वो हवा भरते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो ध्यान रखना हमारे कि जो ब्लड प्रेशर अगर मापना हो, बीपी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे रक्तदाब, क्या कहते हैं इसको, रक्तदाब। रक्तदाब का मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ध्यान में रखना कि जो सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक साइड में डायग्राम दे रखा, आप देख सकते हो, और एक आपकी क्वेश्चन पूछा गया एमआरआई का पूरा नाम। देखो, एमआरआई के अंदर क्या करते हैं, व्यक्ति को पूरी बॉडी को शरीर के अंदर पूरी बॉडी को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, और इस मशीन का नाम होता है, यहाँ पे एमआरआई की जाती है, इसके द्वारा पूरी बॉडी स्कैनिंग की जाती है। तो इस एमआरआई का पूरा नाम आपको बताना है, तो एमआरआई का पूरा नाम ध्यान में रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग, ये हो जाएगा आपका इसका पूरा नाम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का पूरा नाम। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोफोबिया है, देखो इसमें थोड़ा आपकी टाइपिंग करने में मिस्टेक है, यहाँ पे जो नाम होगा वो होगा यहाँ पे हाइड्रोफोबिया। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक क्वेश्चन करवाया था। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि जब रेबीज होता है, वो रेबीज मान लो कोई कुत्ता काट लेता है तो हमें रेबीज हो जाता है। और रेबीज के टिक्के की खोज लुईस पास्चर ने की थी, और रेबीज के द्वारा ही हमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, जिसे हम जल भीति रोग या फिर इससे जल से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया क्या है, जल भीति रोग है, जो रेबीज के द्वारा होता है, पालतू कुत्तों के काटने से होता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना। फिर चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, आपके ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे कि भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्र कौन है। यहाँ पे आपकी सोना बाबू वाला जो प्यार है, ठीक है, और जो प्यास है उसकी सोना बाबू की, और जो भूख है सोना बाबू के प्रति आपकी, खाना खा रहे हो इधर से और उधर सोना बाबू को बोल रहे हो भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज भूख नहीं, मन नहीं करता, आपके मिले बिना मैं खाना खा ही नहीं सकता। तो वो ऐसा जो केंद्र है, आपकी फीलिंग्स का केंद्र भी बोल सकते हैं। ये ऐसा केंद्र कौन सा, ब्रेन का, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट होता है, तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। कौन सा भाग होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का भाग होता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है, या फिर इसको हमें हेड मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि जो पॉलिश किए हुए चावल है, उन पॉलिश किए हुए चावल के कारण कौन से विटामिन की कमी हो जाती है। तो इसमें ध्यान में रखना कि जो विटामिन B1 होता है, इस विटामिन B1 की कमी हो जाती है। क्या बात, इस विटामिन B1 की कमी होती है, बिल्कुल। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थायमीन हो जाएगा। और इस थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम कंप्लीटली याद होने चाहिए, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षा होगी उसके अंदर साइंस से रिलेटेड आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है। तो ध्यान रखना कि जो ब्लू बेबी, आपकी जो बेबी है, वो बेबी कैसी हो जाती है भाई, ब्लू हो जाती है। कैसी हो जाती है, ब्लू है, आज पानी पानी है ना। तो आपकी जो बेबी है, सोना बाबू, वो कैसे हो जाती है, ब्लू हो जाती है। ऐसा किसके कारण होता है भाई, तो ध्यान में रखना
कि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। किसकी अधिकता से? यहाँ पे नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो आज शाम को ही कॉल करके बोलने वाले हो अपनी सोना बाबू को कि थोड़ा नाइट्रेट कम लेना। सोना बाबू अनपढ़ है बेचारी, जानती नहीं नाइट्रेट है क्या यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कि नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है टेंडन क्या है। क्या बात है, इतना गजब का सवाल पूछा अभी। टेंडन और एक आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लिगामेंट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको नोट लगा लेना। ये 100% किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आने वाले जो एग्जाम है आगामी दिनों में उनमें जरूर पूछा जाएगा। टेंडन और लिगामेंट दोनों क्या है। अब टेंडन लिगामेंट क्या है भाई, आपकी सोना बाबू को आपसे जोड़ने वाला जो ऊतक है वो टेंडन कहलाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो होता है यहाँ पे BLB, ये आप ट्रिक्स याद रखना। एक होता है BTM, तो BLB का मतलब बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो आपके लिगामेंट कहलाता है। लिगामेंट तो क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे आपकी हड्डी, यहाँ पे हड्डियां, इनको बीच में से जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट। लेकिन यहाँ पे जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे टेंडन कहलाएगा। कितना अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पे। चलो अब चलते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपकी सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? क्या बात है, सबसे छोटी हड्डी पता होगा। पापा ने कभी मारी होगी इस सबसे छोटी हड्डी पर, कान के ऊपर एक मारते हैं तो ये हड्डी बचती है, ठीक है, यही हड्डी दर्द होती है यहाँ पे। तो सबसे छोटी हड्डी ध्यान में रखनी, पहली बात तो कान के अंदर पाई जाती है और उसका नाम होता है यहाँ पे स्टेपिस। क्या नाम होता है? स्टेपिस। तो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी और उसका नाम क्या होता है? स्टेपिस होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या होता है? अब देखो एपिग्लोटिस के बारे में ध्यान में रखना, हमारे शरीर के अंदर फूड पाइप और आपकी विंड पाइप दोनों अलग अलग होती है। श्वास नली और वायु की नली, सॉरी भोजन की नली दोनों क्या होती है? यहाँ पे अलग अलग होती है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब आप एक तरफ सोना बाबू से बात करो और इधर से खाना खा रहे हो, इससे में एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है भाई कि भोजन को भोजन नली में डालूं या फिर श्वास नली में डालूं। तो एपिग्लोटिस करता भी हमें क्या करना, ये तो बेचारे सोना बाबू से बात कर रहा, हम तो ऐसे ही बैठे। भोजन को डालो श्वास नली में, तो भोजन जैसे श्वास नली में जाता है तो अंदर जाती है। आपको पता है भी श्वास नली के अंदर जैसे ही जाता है तो आपके नीचे की ओर यहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं, और ये लंग्स क्या करते हैं? भोजन को वापस प्रेशर के साथ बाहर निकालते हैं और वो भोजन आता है बाहर। अरे क्या हुआ सोना बाबू, सोच करने लग जाती है आपका, है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ध्यान में रखना कि जो एपिग्लोटिस है ये क्या कार्य करता है कि एपिग्लोटिस भोजन को भोजन नली में भेजता है, भोजन को भोजन नली में भेजने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो श्वास होती है, इस श्वास को श्वास नली के अंदर विंड पाइप के अंदर भेजने का कार्य करती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। चलो चलते हैं हम यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा लेट भी नहीं करना भी, आपकी सोना बाबू आपको डांटे ना। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई ध्यान रखना यहाँ पे पारसेक हो जाएगी। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई वो कौन सी हो जाएगी? पारसेक। इसके अलावा एक होती है प्रकाश वर्ष भी दूरी, क्या होती है यहाँ पे? प्रकाश वर्ष। अब ऐसा नहीं कि प्रकाश आपकी एक लाइट है, ये प्रकाश वर्ष भी ध्यान रखना यहाँ पे दूरी की इकाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो इकाई होगी वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे पारसेक हो जाएगी। उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र मतलब किडनियों की इकाई क्या होती है? आपने देखा होगा किडनी के अंदर नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? नेफ्रॉन, जो ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। बहुत लाखों की संख्या में होते हैं और ये ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, जिसे हम हिंदी में व्रकाणु कहते हैं। यही आपके क्या है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई। और यहाँ पे बहुत गजब का क्वेश्चन आया। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन पूछ रहा है भाई बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है? ये मान लो भाई बस चल रही है। अब बस के अंदर क्या है यहाँ पे कि इधर आप खड़े हो यहाँ पे और आपके सामने आपकी सोना बाबू खड़ी है। यहाँ पे बस का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है आराम से, आप देख रहे हो सोना बाबू की तरफ, सोना बाबू देख रही है आपकी तरफ, दोनों की आंखें मिली। ऐसे में अचानक से इस गाड़ी के ब्रेक लगे तो आप गए भाई बाहर की ओर, कार से बाहर की ओर, सोना बाबू गिरी आपके ऊपर आकर। तो ये किस नियम पर आधारित है कि बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना, ये किस नियम पर आधारित है? तो ये ध्यान में रखना कि आपके न्यूटन का पहला नियम। किसका नियम है यहाँ पे? न्यूटन का पहला नियम है भाई।
जिसे हम इस न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कह सकते हैं, इसको जड़त्व का भी नियम कह सकते हैं। किसका नियम कह सकते हैं यहाँ पे, जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम। ये नियम यही कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर है चीजें यहाँ पे। चलो चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि पीएच पैमाना है वो किसने दिया था। अब देखो पीएच पैमाने के द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक मान होते हैं और जिसमें 0 बीच में जो 7 वाला पॉइंट होता है ये तो आपके उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, उदासीन। लेकिन 1 से 7 तक जो मान होते हैं इससे पहले वो आपके अम्ल, और यहाँ पे आगे 7 से 14 तक कौन से मान कहलाएंगे, यहाँ पे क्षार। लेकिन 7 वाला क्या कहलाएगा, यहाँ पे उदासीन कहलाएगा। और ये पीएच पैमाना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है और इसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे पहचान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि जो मानव का जो रक्त है, जो ब्लड है, वो किस प्रकार का रक्त है। मतलब अगर ऊतकों की बात करें कि ऊतकों के संदर्भ में इसको देखा जाता है यहाँ पे कि जो मानव का रक्त है वो किस प्रकार का यहाँ पे ऊतक है। तो नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है कि मानव का जो रक्त है वो आपके लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है यहाँ पे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक प्रकार का तरल, और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तरल संयोजी ऊतक। इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तरल संयोजी ऊतक। तो मानव का जो रक्त है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन आप विशेष रूप से ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले चलो आराम से चलना, गिर ना जाना। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखो रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है, ये आपको पूछा गया। भाई रॉकेट है, वो रॉकेट उड़ रही है, वो आपकी किस नियम पर आधारित है, ये आपको बताना। देखो पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो रॉकेट होती है वो जब भी उड़ती है तो अपने पीछे आग छोड़ती है। आपने देखा होगा नॉर्मली, है ना। अब वो आग छोड़ती है तो आप देखना वहां पे कि वो किसके कारण होता है, कौन से नियम पर आधारित है। जैसे हमने अभी न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था, तो जो रॉकेट का उड़ना है ये आपके न्यूटन का तीसरा नियम है। किसका नियम है यहाँ पे, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अभी न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। आपने देखा होगा बंदूक छोड़ते हैं, सोना बाबू के सामने बंदूक लेके खड़े होंगे, है ना। भी सोना बाबू तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो बंदूक चलेगी। तो आपने बंदूक छोड़ी होगी तो आपने देखा होगा भी बंदूक के अंदर जैसे गोली आगे की ओर निकलती है तो पीछे की ओर प्रेशर लगता है, हाथ में झटका लगता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसी आप सोना बाबू के ऊपर क्रिया करोगे वो वैसी ही प्रतिक्रिया करेगी, जितना प्यार करोगे वो प्यार करेगी। तो ये कौन सा नियम होता है यहाँ पे, न्यूटन का तीसरा नियम। और किस कौन से नियम पर आते थे, न्यूटन के तीसरे नियम पर, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने 41 क्वेश्चन, देखो 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आराम से। यहाँ पे आपके दूध नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा, यहाँ पे मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो दूध को से मक्खन अलग करना किस सिद्धांत पर आधारित है। आपने देखा होगा कि भी दूध से जब मक्खन अलग किया जाता है मशीन के द्वारा तो वो गोल गोल घूमती रहती है ना, जिसके कारण मक्खन क्या होता है, साइड में आ जाता है, सारा मक्खन क्या होता है, साइड में आ जाता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान रखना अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पे अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको तो नोट लगा लेना, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा भाई ऐसा क्वेश्चन। प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन, अब ये फाइब्रिनोजन है क्या, तो फाइब्रिनोजन एक प्रकार का रक्त स्कंदन करने वाला कारक है। रक्त स्कंदन करने वाला क्या यहाँ पे कारक है। तो अगर इस फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, तो अगर प्लाज्मा से रक्त स्कंदन करने वाले जो कारक है उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो पीछे बचा हुआ जो आपके भाग है प्लाज्मा वाला वो कहलाता है यहाँ पे सीरम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सीरम। तो आज ही आपके 42 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। मिलते हैं वापस